क्या निकटवर्ती होगा? निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, यानी कि आसपास में जो अपनी सीमाएं साझा करते हैं मिजोरम के साथ, वो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? असम, बिहार, छत्तीसगढ़। तो आप जानते हैं बिहार उत्तर प्रदेश इधर आ जाता है, मिजोरम आपका इधर है, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, असम। तो बिहार आप जानते हैं कि बिहार 20 में है, उत्तर प्रदेश मिजोरम पूरा जो है इधर आता है मिजोरम, और आपका बिहार जो है इधर आता है, इधर उत्तर प्रदेश के बगल, यूपी के बगल में, तो ये होगा नहीं, बहुत दूरी हो जाती है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो देखिए पश्चिम बंगाल आपका यहाँ आ जाता है जहाँ से बंगाल की खाड़ी मिलती है, और अरुणाचल प्रदेश और असम यहाँ तो मिलते हैं, लेकिन एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं होगा। बहुत ही आसान मैपिंग का ये क्वेश्चन है। त्रिपुरा, असम और मणिपुर। तो हाँ, ये सही है, मिजोरम के साथ त्रिपुरा मैच करता है, असम और मणिपुर जो राज्य हैं वो अपने सीमाओं को साझा करते हैं। तो चौथा वाला ऑप्शन जो हुआ पहले का, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात कर ली जाए तो जो पीछे पेपर्स हुए हैं सीटेट में, उसमें जैसे कि अरब सागर से कितने राज्य अपनी तटीय सीमा या अपनी सीमा साझा करते हैं, या बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से राज्य अपना जो है सीमा साझा करते हैं, तो इस प्रकार से जो है मैपिंग से क्वेश्चन बने हैं। और कभी कभी स्थान से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि केरल में कौन सा ये जगह है या नहीं है, कौन सा जगह है, ऐसे अलग अलग राज्यों से। ठीक है। और डिश से तो बनते ही हैं, यानी कि जो वहाँ पे खाए जाने वाले भोज्य पदार्थ हैं उनसे तो बनते ही हैं, तो आप जानते ही होंगे। दूसरा है कि भारत के किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल की खेती की जमीन, कितनी जमीन मिलेगी। यानी कि वहाँ पे किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में ये जो वहाँ के ग्राम सभा में जो पंचायत बैठती है उसमें लॉटरी निकाल कर ये बताया जाता है कि आज इस व्यक्ति को इस साल इतनी ज़मीन मिलेगी और इसमें ये अपनी उपज या पैदावार करेगा। ठीक है, वो लॉटरी निकाल कर किस में होती है ये? लद्दाख, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड। दूसरे के सही आंसर की बात कर ली जाए तो अभी अभी जो क्वेश्चन था मिजोरम। ठीक है, देखिए ये दोनों क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर से हैं जो सीटेट में पूछे गए थे ईवीएस में ही, तो मिजोरम से ही दोनों क्वेश्चन थे, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? तिब्बत, नेपाल, भारत या चीन? माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है, हिमालय की बात नहीं हो रही है। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत साफ होते हैं लेकिन हम इतना पढ़ लेते हैं कि वो कन्फ्यूजन हो जाता है हमें। तो माउंट एवरेस्ट की बात हो रही है। तीसरे का जो सही आंसर है वो आप जान गए होंगे कि ये नेपाल में है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर नोट डाउन करें। ठीक है, और ये बताएं कि जो तिब्बत है वो किस देश में है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। उत्क्रमित किया जा सकता है यानी कि वो जिस रूप में है उसको गलाने के बाद, या वो फिर से उसको जलाने के बाद, या कुछ भी करने के बाद वो फिर से अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है अपने पहले रूप से। ठीक है, ये बात। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना, यानी कि प्लास्टर की जो परत बनाना उसको फिर से हम पेरिस की परत बना सकते हैं। मोम का घोल बनाना, ठीक। दूध से पनीर बना, देखिए अगर हम दूध से पनीर बना देते हैं फिर पनीर को दूध में नहीं किया जा सकता, तो ये होगा नहीं, पूरी तरह से क्लियर है। गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना, बायोगैस बन जाएगा तो फिर क्या उसको गोबर बनाया जा सकता है गाय का? बिल्कुल नहीं। प्लास्टर एक बार बना दिया जाएगा तो वो फिर से पेरिस की परत नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन मोम का घोल जो होता है वो फिर से मोम में परिवर्तित किया जा सकता है, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वृक्षों या पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए हुए विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्न को पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न लेंदी के साथ साथ थोड़े से कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो आराम से देखते हैं क्या है। पहला है कि वृक्ष के लटकते शाखा जैसे दिखाई देने वाली वास्तव में इनकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। जैसे बरगद के वृक्ष में आपने देखा होगा कि जो बच्चे या आप सभी लोगों ने ऐसा किया होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो हम जो टहनियों से जो जड़ें निकली हुई होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं? पकड़ के झूलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये सही ही है। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, यानी कि
जितना लंबा वृक्ष है उसकी 30 गुनी बड़ी जो है उसकी जड़ें होती हैं। क्या ये सही है? देखते हैं, जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना है। हाँ, जड़ों का जो काम है वो वृक्ष को मजबूती देते हैं कि वो कितने वर्ष तक चल सकते हैं। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। लेकिन ये जो 30 गुनी होती है ये नहीं सही है। ठीक है, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण होता है। ठीक, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण होता है। तो आप जानते हैं, भोजन पत्तियां बनाती हैं और वही भंडारण करती हैं, और उनके बाद जो है वो जो है अलग अलग तनों को, जड़ों को अपने अलग अलग भाग में जो है फूड का ट्रांसफॉर्मेशन करती हैं, यानी वहाँ तक पहुँचाती हैं। ठीक है, तो जड़ खाद्य सामग्री का भंडारण नहीं करते हैं। लटकती जड़ों का बढ़ाते बढ़ाते जमीन के अंदर चले जाना, मतलब लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते, ठीक है, जमीन के अंदर चले जाना। तो ये बात सही है कि जो जड़ें लटक रही होती हैं टहनियों से, वो जमीन में चली जाती हैं, ये बात भी सही है। ठीक है, तो बरगद के वर्षों के जड़ों में पाए जाने वाले लक्षण कौन कौन से हैं? तो जो इसका सही हो जाएगा वो तो पहला सही हो गया, तीसरा सही हो गया और पांचवा सही हो गया। तो बस पहला वाला सही हो गया जो कि ऑप्शन है पहला, तीसरा और पांचवा। आगे देखते हैं, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। ठीक है, एक विद्यार्थी है जो कि कहती है या कहता है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। ठीक, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्र कहाँ से है? तिनसुखिया यानी कि असम से, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, यानी कि राज्य और जगह दिया जा रहा है, मनाली हिमाचल प्रदेश, उदयपुर राजस्थान। तो देखिए, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों का नाम है यहाँ पे। तो छठे के क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो जो बच्चे क्या है, पहली बात तो बहुत बारिश होती है और ठंड भी अधिक पड़ती है और बच्चे को धूप में बैठना, तो और सबसे बड़ी बात पहाड़ी इलाका है, तो असम में है नहीं, तमिलनाडु में है नहीं, राजस्थान में है नहीं, बहुत बारिश होती है। पत्थर तथा लकड़ी के जो है वो घर बनते हैं, तो वो मनाली यानी कि हिमाचल प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? हिमाचल प्रदेश, जो कि उत्तराखंड के बगल में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहते हैं, उनके उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? यानी कि वो हड्डियां कमजोर ना हो और दांत भी कमजोर ना हो, ठीक रहे, बढ़िया रहे, तो उसके लिए क्या खाना सही होगा? चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जियां, पालक, फल, तेल, अंडा, चावल, रोटी। सातवें के सही आंसर की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, दूध, सब्जियां, पालक और फल, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न रहा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है विचार करने की आवश्यकता है नहीं। फिलहाल चलते हैं मधुमक्खी के छात्रों नहीं छत्तों, ठीक है, छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक छत्ते में बहुत बहुत सी रानी मक्खियाँ होती हैं जो अंडे देती हैं। तो देखिए, अगर बात कर ली जाए कि क्या सही है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि रानी मक्खी एक ही होती है और लोग उनकी जो कर्मचारियाँ होती हैं वो खाना ला के देती हैं, तो एक ही रानी मक्खी होती है और वही अंडे देती है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी रानी मक्खी नहीं होती, ये गलत हो गया। प्रत्येक छत्ते में कुछ ही नर मक्खियाँ होती हैं, ये बात सही है। बहुत कम नर मक्खियाँ होती हैं मधुमक्खी के छत्ते में। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मुखिया भी होती हैं जो शहद के लिए, ठीक है, शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करते हैं। ये सही है, ठीक है, ये सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा सही है। आगे देखते हैं कि यदि काम करने वाले मुख्य ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकते। अगर काम करने वाले जो मुख्य कर्मचारी नहीं हैं तो शहद बनना मुश्किल है, ये बात भी सही है। ठीक है, अगर कर्मचारी नहीं होंगे। मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह रस वाले फूलों को खोजने में सहायता करते हैं। इनमें से सही कथन है, यहाँ पे मक्खी नहीं, यहाँ पे नर मक्खी है। ठीक है, यहाँ पे नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये गलत है क्योंकि जो नर मक्खी होते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, आगे देखते हैं, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो नीचे दिए सभी जानवरों में पाए जाते हैं।
कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। इसमें जो सब में होगा वो सही होगा। शरीर का सल्कों से ढका हुआ होना, यानी कि जो शरीर है वो एक हार्ड कवच या किसी हार्ड चीज से जो है, जैसे कछुआ में आप लोगों ने देखा है वो ढका हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए ये सब में नहीं होता, कछुआ में होता है और किसी में नहीं होता ये। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। भूमि पर तथा जल दोनों में रह लेना, तो 9वें के सही आंसर की बात कर ली जाए तो भूमि पर तथा जल दोनों में रह लेना, तो कछुआ भूमि जल दोनों में रह लेगा। बाज तो जल में रह नहीं सकता, शहद की मक्खी जल में रह नहीं सकती, तो ये भी गलत हो गया। अंडे देना, अंडे देना, कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली ये सारे अंडे देते हैं। ठीक है, जहरीला होना, तो जहरीला सिर्फ कुछ ही हैं, सभी नहीं है। ठीक है, शहद की मक्खी के काटने से किसी की जान नहीं जाती, अगर एक आध मक्खियाँ काट लें तो। ठीक है, तो अंडे देना एक ही चीज है जो मिल रही है, वो अंडे देना। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है एग्जाम के टाइम पे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केचुओं के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये बात बिल्कुल सही है, ताकि जो जमीन है वो उपजाऊ ही रहती है, बिल्कुल सही। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाती है और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि वो जो उनके मल से मृदा उपजाऊ बनती है, बिल्कुल सही बात है ये। अगला देखते हैं कि यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगे होते हैं। नहीं, तीसरा वाला हम लोगों ने पढ़ा नहीं। ये अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देती हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो अपशिष्ट बनते हैं इनसे वो क्या होते हैं, बहुत ये जो अपशिष्ट होते हैं वो कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं, ये बात भी सही है। यह जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वो फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। रसायनों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है। इनमें से जो सही कथन है वो पहला, दूसरा और तीसरा है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति किसके कारण है? प्रवृत्ति किसके कारण है? पर्यावरण की बात आ रही है और अध्ययन पे, वो भी बाल केंद्रित शिक्षा पर, तो गतिविधि आधारित शिक्षा, रटना सीखना नहीं है, ये तो दूसरा बिल्कुल पहले गलत हुआ। ठीक है, रटना सीखना नहीं है। गतिविधि आधारित शिक्षा यानी कि करके सीखना, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, पाठ के हिसाब से यानी पुस्तक के हिसाब से बच्चों को नहीं ढालना है, बच्चों के हिसाब से पुस्तक बनानी है। सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी, बिल्कुल स्कूल में भी बच्चों को हेल्प मिले, घर पे भी, और जो वो उनके जो जिस ग्रुप में वो हैं, जिस क्लास में वो हैं, उनमें बच्चों की क्या सहयोगिता मिले, भागीदारी मिले, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ पे बच्चे एक्टिव हों, सक्रियता की बात हो रही है, तो पहला सही हुआ और चौथा सही हुआ, तो बिल्कुल ही 11 का जो सही आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन, पहला और चौथा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं कि फंसाने वाला न हो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आसान होता है, ऑप्शन फंसा देते हैं, ऑप्शन आसान होते हैं, क्वेश्चन फंसा देता है। तो फिलहाल यहाँ देखते हैं कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। कहने का मतलब है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बच्चा जब खुद से सीख रहा है चीज़ों को, तो उसमें हम क्या करें, उसे प्रोत्साहित करें कि बेटा आप बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल बात सही है, बच्चों को प्रोत्साहित ही तो करना है। बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ताकि वो उस पर तर्क वितर्क कर सके, उनके काबिल बनाना उनको, बिल्कुल सही बात है ये। बच्चे को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, बच्चे कुछ नया करेंगे तभी तो कुछ नया सीखेंगे, यानी कि उन्हें जो बच्चे कर रहे हैं उन पे उनका सहयोग करना, बिल्कुल ये भी बात सही हो गई। अब है कि बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्त करना के रूप में व्यवहार करना, कि आप ये कहने का मतलब ऑप्शन का है कि ज्ञान को सिर्फ आप ही दे सकते हैं, एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में व्यवहार करना, कि बच्चे को ज्ञान सीखना ही है और ये एक ही जगह से सीखना, चाहे वो पुस्तक से या आपसे, तो ये ऐसी बात नहीं हुई। पहला, दूसरा, तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन है बिल्कुल, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन होगा, वही ऑप्शन सही होगा। है कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, अच्छा, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है, यानी कि
कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन एक ऐसा विषय है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की जो है टॉपिक्स आ जाते हैं, अवधारणा और मुद्दे आ जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये सही रहा, ये सत्य है। अभी देखते हैं, रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करना, सिर्फ एक ही तरीके से बच्चों को सिखाना नहीं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक के ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है, यानी कि आप तभी सीख सकते हैं जब आपके पास किताबें हों, नहीं, यह शिक्षक आधारित है, बिल्कुल नहीं। पहला ऑप्शन सबसे पॉजिटिव, और इसमें बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए चुनौती है, रटना सीखना, सम्मित आधारित सीखने का स्तर, अवधारणाओं का विवरण, बच्चों को अपने लिए ज्ञान का निर्माण करने का अवसर देना। देखिए 14 का जो सही आंसर है वो चौथा ही है, बच्चे को हम वो अवसर दें बच्चा करके सीखे, ताकि वो खुद करके सीखेगा तो वो अपने ज्ञान का निर्माण करेगा और अस्थायी नहीं बल्कि अस्थायी अधिगम होगा। बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? वाद विवाद का प्रावधान, यानी कि बच्चा जो है वो डिस्कस करे चीज़ों को, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को देखे, बिल्कुल सही है। अनुभवात्मक सीखना, अनुभव करके, ठीक है, यानी कि बच्चा क्या करे, अनुभव करके सीखे और खुद करके सीखे, बिल्कुल सही है। तीसरा है कहानी, तो बच्चे कहानी के द्वारा ज़्यादा रिलेट करते हैं, ये बात भी सही है। तथ्य और सूचना, ये प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए तथ्य और सूचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं करता है। तो पहला दूसरा तीसरा सही हुआ, तीसरे ऑप्शन में है ये तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में उप विषय है परिवार और दोस्त, आश्रय, पौधे और यात्रा। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यचर्या में जो उप विषय है, 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें है, जो मुझे लगता है मैंने ऑप्शंस इस प्रकार के जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ पे मैंने वो ऑप्शन नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे जो उप विषय की थीम है मैं आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ पे तो 6 उप विषय है, मैं 6 के नाम बता दे रही हूँ और आप इसमें सही ट्रिक कर लीजिएगा। पहला तो परिवार और दोस्त है, दूसरा जो है वो भोजन है, क्या है, भोजन है। तीसरा जो है वो आश्रय यानी कि आवास है। चौथा जो है वो पानी है। फिर पांचवा जो है वो यात्रा है, ठीक है। और छठा जो है कि जो चीज़ें हम बनाते हैं या करते हैं, ठीक है, जो चीज़ें हम सीखते हैं अपने से और अच्छी चीज़ों को बनाते हैं, वो सारी चीज़ें, जो चीज़ें हम सीखते या करते हैं। तो आपने देखा इसमें जो उप विषय नहीं है वो पौधे होंगे, ठीक है, यानी कि उप विषय नहीं है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, या यहाँ पे इस प्रकार के जो ऑप्शन होने चाहिए। तो मुझसे थोड़े क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट हुए हैं, आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने 6 वो जो है आपको विषय बता दिए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है ईवीएस सामग्री को व्यक्तिगत रूप से आयोजित करके। कहा जा रहा है कि हम ईवीएस की यानी पर्यावरण को किस प्रकार से अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, ठीक है। तो यह बात सही है कि व्यक्तिगत रूप से आयोजित करके पूरी तरह से हम एक जो है एक रूपरेखा बताएं कि बच्चों को किस प्रकार से हम ये चीज़ें सिखा सकते हैं, बिल्कुल वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, जैसे ग्रुप डिस्कशन करके, बातचीत करके, वाद विवाद करके, बिल्कुल सही। तीसरा है प्रयोग द्वारा, करके सीखने पर जहाँ बल देगा वो सही होगा, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन करके, नहीं, आप मौखिक मूल्यांकन यहाँ पे बात ही नहीं रही, यानी कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 17 का। ईवीएस के संबंध में प्रासंगिकता का मतलब क्या है? ईवीएस को सरल से जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा की ओर ईवीएस सीखना, उदाहरण के माध्यम से ईवीएस सीखना, ईवीएस सामग्री को वास्तविक जीवन स्थिति और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना, यानी कि जो बच्चा जिस पर्यावरण में जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उससे जोड़कर विद्यालय में चीज़ों को पढ़ाया जाना। तो आप जानते हैं जहाँ पे ऐसे प्रश्न होंगे, जैसे ऑप्शन होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कि भोजन विषय के मध्य विद्यार्थियों के लिए सार्थक और प्रामाणिक हो सकते हैं। भोजन एक विषय है, भोजन विषय पर किस प्रकार से आप एक अच्छी सीख दे सकते हैं यदि मुद्दों के इर्द गिर्द समूह कार्य और चर्चाएं आयोजित की जाए। तो ये बात सही है
कि जो भी मुद्दा है यानी कि जो भोजन मुद्दा है उस पर समूह कार्य हो, यानी कि ग्रुप में चीज़ों को समझाने के लिए दिया जाए और वहाँ पे डिस्कशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो। बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रश्नोत्तरी आयोजित की, प्रश्न उत्तर जब बच्चा कुछ सीखेगा तभी तो प्रश्न उत्तर करेगा, तो ये तो सही नहीं रहा। शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन, बच्चों को सीखना है कि शिक्षक को सीखना है। पाठ्य पुस्तक के संसाधन के रूप में, सिर्फ पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम बहुत अच्छा नहीं सिखा सकते। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बिना कहे सुने सही हो जाएगा। आगे है कि ईवीएस सीखने के लिए कौन सबसे अच्छा संसाधन हो सकता है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, स्कूल पुस्तकालय, ट्विटर, फेसबुक, सब बढ़िया है अपनी जगह, लेकिन सबसे अच्छा संसाधन जो होगा वो क्षेत्र भ्रमण, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखना, ये क्षेत्र भ्रमण से हो जाता है। बिल्कुल 20वें का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये थे 20 प्रश्न। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।